हेलो हेलो हेलो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से मैं आपके सामने एक नए लेक्चर को लेके आया हूं और बिना ज्यादा बातें किए हुए चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। मेरे पास है ना, दो पावर बैंक है, आपको दिख रहे होंगे। एक 5000 mAh का है, एक 2000 mAh का है। तो आप बताइए इन दोनों में कौन सा ज्यादा पावरफुल है? मुझे पता है कि आप सभी यही बोलोगे 5000 mAh का ज्यादा पावरफुल है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं और पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं। आपके पास जो 5000 mAh का पावर बैंक है ना, ये 1 वोल्ट का है, और ये 2000 mAh का जो पावर बैंक है ना, ये 12 वोल्ट का है। अब बताइए कौन सा ज्यादा पावरफुल है? अब आप पक्का कंफ्यूज हुए होंगे कि इन दोनों में से कौन सा पावरफुल है। तो चलिए इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। तो बच्चों चलो, ये तो इसको तो 1 मिनट के लिए साइड में रखते हैं, यहां पे चलते हैं। बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है। आपके पास है ना पानी का टैंक है। एक पानी का टैंक है, वो 50 लीटर उसके अंदर पानी है। जो दूसरा पानी का टैंक है उसमें 20 लीटर पानी है। ठीक है, ये 50 लीटर वाला जो टैंक है ये है ना नीचे रखा हुआ है, मतलब ऐसे मान लीजिए कि फर्स्ट फ्लोर पे रखा हुआ है। और ये जो 20 लीटर वाला जो पानी है ना, ये 100वें फ्लोर पे रखा हुआ है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि यहां पे इससे एक पाइप कनेक्टेड है और उससे एक टैप कनेक्टेड है और इसके नीचे एक बकेट है और इसके नीचे एक बकेट है। आप ये बताओ जल्दी कौन सी बकेट भरेगी? अच्छा ये बताओ किस में ज्यादा प्रेशर आएगा? इस वाले में। सिंपल है। अच्छा अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला जो पानी है जो ऊपर रखा हुआ है और ये वाला जो पानी है जो नीचे रखा हुआ है, इन दोनों में किसकी एनर्जी ज्यादा है? तो आप इतना तो समझ पा रहे होंगे कि अगर हमें एनर्जी देखनी है, सिर्फ अमाउंट से नहीं देखेंगे कि इसका अमाउंट 50 लीटर है इसलिए इसके पास ज्यादा एनर्जी। आपको अमाउंट के साथ साथ यह भी देखना पड़ेगा कि कितनी हाइट पे है ना। इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी हाइट ज्यादा है, तो इसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें है ना, अगर इस पानी की एनर्जी निकालनी है तो हमें यह देखना पड़ेगा कि भाई इसकी हाइट कितनी है और पानी कितना है। दोनों चीजों को एक साथ देखना पड़ता है। सेम चीज मैं आपको यही समझाना चाहता हूं। अगर हमें पावर बैंक में यह देखना है कि इन दोनों में कौन सा ज्यादा पावरफुल है, इन दोनों में किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो हमें एमएच के साथ साथ वोल्टेज को भी देखना पड़ेगा। तो आज की क्लास इसी चीज के ऊपर है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कोई भी बैटरी, कोई भी पावर बैंक, उसकी एनर्जी, उसके पास कितनी एनर्जी, वो कितना पावरफुल है, इसको अगर हमें मेजर करना है तो कैसे मेजर करेंगे। आज की क्लास का टॉपिक यही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको ये एमएच के बारे में बताता हूं, फिर वोल्टेज के बारे में बताऊंगा और फिर आपको एनर्जी मेजर करना या आपको एनर्जी कंपेयर करना सिखाऊंगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये एमएच को समझते हैं। तो देखो, एक 2000 एमएच था, तो 2000 एमएच इसका मतलब क्या है? तो बच्चों देखो, आपने है ना क्लास 10th में करंट का फॉर्मूला पढ़ा होगा। करंट का फॉर्मूला पढ़ा था। तो करंट का फॉर्मूला होता है Q बाय टी। सही है। अगर मैं Q निकालूं तो Q कैसे निकलेगा? तो Q निकालने के लिए आपको I इंटू टी करना पड़ेगा। सही है, सही है। तो I की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड, या फिर आवर बोल सकते हैं, मिनट बोल सकते हैं। तो एमएच का मतलब क्या है, तो मैं आपको यह समझाना चाहता हूं। तो एमएच का मतलब होता है मिली एम्पियर आवर। तो ये है ना एक तरीके से ना आपको ना चार्ज दिया जा रहा है, क्योंकि ये वाली जो चीज है ना, ये तो हो गया करंट और ये हो गया आपका टाइम। तो ये जो 2000 mAh है ना, 5000 mAh, ये आपको ये बताना चाहता है कि इस पावर बैंक के अंदर इतना चार्ज है। बस वो चार्ज दिया उसने। समझ में आया? एनर्जी नहीं है। एनर्जी कैसे निकलेगी अभी आएंगे। तो इसको अगर आपको नॉर्मल चार्ज में निकालना है, चार्ज की यूनिट आपको पता होगी कूलम। यस, तो इसको हम चार्ज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो चलिए चार्ज में कन्वर्ट करते हैं मिली एम्पियर को आवर को। तो देखो इसको ऐसे करेंगे, 2000 मिली को पहले 10 की पावर -3 आवर, ये एम्पियर है, आवर को अब हम सेकंड में करेंगे
तो 3600 सेकंड, और ये एम्पियर इंटू सेकंड ये बन जाता है कुलम। तो ये हो गया आपका 2000 इंटू 10⁻³ और ये 3600 और ये कुलम। अब इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाता है 7200 कुलम। तो ये 2000 mAh का जो पावर बैंक है तो उसके अंदर इतना चार्ज है टोटल 7200 कुलम। ठीक है, अगर मैं 5000 एम्पियर वाले पावर बैंक की बात करूं तो उसको भी ले लेते हैं। 5000 mAh आपको दिख रहा है क्या? ये एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं। हाँ दिख रहा है। ये कहां से आ गया? तो चलिए, तो इसका भी हम वो निकालते हैं। क्या निकालते हैं? चार्ज। तो 5000 और ये 10⁻³ आवर को करेंगे 3600 सेकंड में, तो ये हो गया 5 इंटू 3600 कुलम। और ये कितना होगा? 0 0 8 5 36 3 5 3 15। इसके पास 18000 कुलम चार्ज है। तो अगर मैं चार्ज देखूं तो 5000 एम्पियर वाला जो अपना पावर बैंक था उसके पास चार्ज ज्यादा है, 2000 mAh वाले के पास चार्ज कम है। चार्ज तो कम है लेकिन वो जो चार्ज है उसकी कितनी एनर्जी है? एक चार्ज है, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया या कुछ भी है, हम इलेक्ट्रॉन मान के चल रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी है ये देखना है। तो हमें इसका वोल्टेज भी दिया जा रहा था, याद है आपको? तो इसका जो वोल्टेज दिया जा रहा था वो दिया जा रहा था 12 वोल्ट, और इसका जो वोल्टेज दिया जा रहा था वो दिया जा रहा था 1 वोल्ट। 1 वोल्ट। अब अगर हमें एनर्जी निकालनी है तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। किन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्यों करना है मल्टीप्लाई, वो भी बताऊंगा। पहले ये देखो कि हम एनर्जी कैसे निकालेंगे। तो अगर हमें इसमें एनर्जी कितनी अवेलेबल है ये निकालनी है तो हम ऐसे करेंगे 7200 मल्टीप्लाई बाय 12। तो कितना आ गया? 0 0 12 दूनी 24 2 12 सत्ते 84 और 6। इतनी जूल एनर्जी आ गई हमारे पास। इतनी जूल एनर्जी है इस 2000 mAh वाले पावर बैंक में। और इसको निकालें, इसकी एनर्जी निकालें तो इसकी एनर्जी निकलेगी 18000 इंटू 1। तो इसके पास जो एनर्जी है वो 18000 जूल है। तो आपको अब दिख रहा होगा किसके पास ज्यादा एनर्जी है? इसके पास 8606, ये जो भी है 8400 जूल है, इसके पास 18000 जूल है। तो ये वाली एनर्जी ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है ना? तो 2000 mAh वाला जो पावर बैंक है वो ज्यादा पावरफुल है, उसके पास ज्यादा एनर्जी है, वो आपके फोन को जल्दी चार्ज करेगा। ऐसा क्यों? ये मैंने कैसे निकाला, ये एनर्जी कैसे निकाली? तो देखो, मैंने चार्ज को किससे मल्टीप्लाई किया है? वोल्टेज से। वोल्टेज का मतलब क्या होता है? तो वोल्टेज आपको ये बताता है कि एक ये जो चार्ज है इसके पास कितनी एनर्जी है। तो आपके पास यहां पे जो चार्ज था उसका जो वोल्टेज थी 1 वोल्ट थी, मतलब एक चार्ज के पास 1 जूल एनर्जी थी, 1 यूनिट चार्ज के पास। और यहां पे 1 यूनिट चार्ज के पास 12 जूल एनर्जी थी। कैसे कर रहा हूं मैं? तो देखो ये कैसे कर रहा हूं, तो ये है ना भाई, फिजिक्स का गेम है ये। फिजिक्स में आप एक चीज पढ़ते हो, पोटेंशियल। आपने इलेक्ट्रोस्टैट अभी चल रहा होगा आपका, तो आपने पोटेंशियल वर्ड आया होगा। तो पोटेंशियल का एक फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज। तो आप कभी भी आप वर्क निकालना चाहते हो तो चार्ज को पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करते हो। चार्ज को किससे मल्टीप्लाई करते हो? पोटेंशियल से। लेकिन मैं तो वर्क नहीं, एनर्जी निकाल रहा था। ये वर्क कहां से आ गया? तो देखो यार, एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी टू डू वर्क। जो वर्क होता है कहां से होता है? एनर्जी से। समझ में आया? तो एनर्जी अगर हमें निकालनी है तो आप वर्क निकाल दो, या वर्क निकालना है तो एनर्जी निकाल दो, क्योंकि वर्क कहां से होगा? एनर्जी से होगा। समझ में आया? अगर आप वर्क पता करना चाहते हो कि कितना ज्यादा काम हो सकता है, तो आप ये देखोगे मेरे पास एनर्जी कितनी अवेलेबल है। तो जितनी अवेलेबल एनर्जी है मेरे पास उतने से ही तो वर्क होगा। तो मैं वर्क और एनर्जी को इक्वेट कर सकता हूं। तो मैंने जो फॉर्मूला निकाला, मैं ये निकाला था एनर्जी अवेलेबल। तो वो कहां से निकाल रहा था एनर्जी अवेलेबल? तो मैं ये देख रहा था कि भाई कितना काम हो सकता है। तो कितना काम हो सकता है? आपके पास चार्ज था, उसको मैंने पोटेंशियल से मल्टीप्लाई किया। तो इस तरीके से हम किसी बैटरी, किसी पावर बैंक के पास कितनी एनर्जी अवेलेबल होती है उसको निकालते हैं चार्ज इनटू वोल्टेज से। समझ में आया?
इतना आपको समझ में आया? अब ये जो चीज है ना, ये मैंने आपको डेली लाइफ में करके दिखाई। अगर हमें एक्चुअल केमिस्ट्री में इसको अप्लाई करना है, आप जेई नीट का एग्जाम दोगे तो वहां पे ये थोड़ा सा ना अलग तरीके से मतलब लिखा हुआ मिलेगा आपके क्वेश्चंस में। तो इसको कैसे मतलब डील करना है, इसके फॉर्म को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। कैसे? तो चलिए अगले पेज पे देखते हैं। तो देखो यार, एक एग्जाम्पल समझते हैं। अपनी एक गैल्वेनिक सेल बनाते हैं, डेनियल सेल, याद है जिंक कॉपर वाली, तो उसी को लेते हैं। तो अपने पास एक सेल है, कौन सी सेल है? डेनियल सेल। तो ये ऐसे बनाते थे अपन, याद आ रहा है आपको? जिंक होता था यहां पे कॉपर होता था, यहां पे एक बल्ब लगाते थे, बीच में एक सॉल्ट ब्रिज लगाते थे। सही है? और ये स्टैंडर्ड कंडीशन में है। और किसी ने मुझसे पूछा स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है यहां पे Zn+2 की, और कॉपर +2 की भी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है। तो किसी ने पूछा कि ये जो मेरी डेनियल सेल है, ये जो आपने सेल बनाई है, कि भाई इससे है ना कितनी एनर्जी मैं पा सकता हूं, इससे मैं कितना काम कर सकता हूं, इसको बताइए आप। तो मैं इसको कैसे करूंगा? तो देखो, अपना फॉर्मूला लगाऊंगा मैं कि इससे कितना काम हो सकता है, इस वाली बैटरी ये कितना काम करा सकती है। तो वर्क का फॉर्मूला मैंने लगाया, चार्ज और इनटू पोटेंशियल। अब इसका है ना थोड़ा सा रूप बदल लूंगा मैं। ये जो वोल्टेज है ना, हम तो वोल्टेज बोलते हैं, फिजिक्स में वोल्टेज बोलते हैं, लेकिन यहां पे है ना इसको हम पोटेंशियल बोलते हैं, पोटेंशियल बोल सकते हो। और यहां पे जो ये पोटेंशियल है ना, इसको ई से डिनोट करते हैं। तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे, चार्ज इनटू ई सेल, क्योंकि मैं जो वर्क निकाल लूंगा ये सेल कितना काम कर सकते हैं, तो इसका पोटेंशियल चेक करूंगा। तो इसका जो पोटेंशियल होता है हम ई से दिखाते हैं। तो Q इंटू ई सेल, ये वर्क। अब ये चार्ज कैसे निकलेगा? तो ये गैल्वेनिक सेल ऐसी दी जा रही है, इसका चार्ज कैसे फाइंड आउट करें? तो देखो चार्ज कैसे निकालना है। तो चार्ज डिपेंड करेगा कि यार यहां पे जिंक का अमाउंट कितना है। अगर जिंक के अंदर ज्यादा चार्ज है, अगर वो बड़ी जिंक की रॉड ले रखी है, तो उसके अंदर से ज्यादा चार्ज जा सकता है ना। तो हम है ना यहाँ पे जो अमाउंट लेते हैं वो 1 मोल के हिसाब से लेके चलते हैं। 1 मोल अपना स्टैंडर्ड रहता है। जैसे कभी हम एनर्जी निकालते हैं थर्मोडायनेमिक्स वगैरह में, थर्मोकेमिस्ट्री में, तो हम ऐसे 1 मोल के लिए डिफाइन करते हैं। तो ऐसे ही हम जो चार्ज देखेंगे तो 1 मोल सब्सटेंस के लिए देखेंगे कि अगर 1 मोल की रिएक्शन हुई, 1 मोल सब्सटेंस की रिएक्शन हुई, तो चार्ज कितना निकलेगा। ठीक है, तो देखो चार्ज निकल कहां से रहा है, तो इसको देखो, इसको समझते हैं। चार्ज कितना निकलेगा, कैसे निकलेगा, उसको बताने के लिए आपको है ना इसकी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो देखो हुआ क्या था, Zn था, Zn से क्या बन रहा था, Zn+2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो इलेक्ट्रॉन यहीं से निकल रहे थे। और उस तरफ Cu+2 था, उन 2 इलेक्ट्रॉन को खा रहा था, और यहां पे Cu बन रहा था। बात सही है? ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही थी, ये रिडक्शन। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन जाते थे और कॉपर के पास आते थे। तो अगर मैं एक Zn की बात करूं, एक Zn, सिर्फ एक Zn, इससे कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 2 इलेक्ट्रॉन निकले। आपको 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है ये पता है? पता होगा यार। 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है बताओ? 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। अगर एक Zn अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता तो कितने चार्ज भेजता, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 से मल्टीप्लाई करते। अब अपन है ना 1-2 इलेक्ट्रॉन में बात नहीं करते, 1-2 इलेक्ट्रॉन बहुत छोटी चीज है, हम है ना मिनिमम 1 मोल में चलते हैं। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, तो आप बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? 1 मोल समझते हो, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, याद आ रहा है? तो अगर हमें उतने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकालना है तो क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और मल्टीप्लाई कर दिया 6.023 या 22 कर दो 23 से। दिख रहा है? ये दिख रहा है। यस, इसको थोड़ा छोटा करके साइड में करते हैं। और जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इसकी वैल्यू आती है 96485 कूलम। इसको हम है ना अप्रोक्स 96500 कूलम बोलते हैं।
और हम मैक्सिमम टाइम इसी को यूज करेंगे, ये अप्रोक्स वैल्यू को। एग्जैक्ट वैल्यू ये है, हम इसको यूज करेंगे क्वेश्चन में, भाई टाइम बचाने के लिए, जल्दी हो जाए कैलकुलेशन इसके लिए। तो एक मोल जो इलेक्ट्रॉन है उस पे इतना चार्ज होता है और इसको हम है ना 1 फैराडे बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1 फैराडे क्या होता है, 1 फैराडे होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। सही है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा आइए अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये अपनी बैटरी है, ये कितनी एनर्जी हमें दे सकती है, इससे कितना काम हो सकता है। तो मुझे भी पता लग रहा है कि जेडन, जब एक जेडन निकलता है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, अब कितने जेडन है, तो जेडन का हमें नहीं पता कितने हैं, कितने भी हो सकते हैं, उसके अमाउंट पे डिपेंड करता है कितने जेडन कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। तो अपन 1 मोल के लिए चेक करेंगे, कितने मोल के लिए, 1 मोल। अगर 1 मोल जेडन का ऑक्सीडेशन होता तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलते, जितने जेडन के एटम है उससे डबल निकलते। तो 1 मोल है अगर ये जेडन के एटम, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने निकलेंगे, 2 मोल। समझ में आ रहा है क्या। तो यहां से इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे, 2 मोल। और मुझे ये पता करना है कि वर्क कितना, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, वर्क निकालना है मुझे। तो चार्ज कितना, 1 मोल से कितना चार्ज निकला, 2 मोल। 2 मोल मतलब 2 फैराडे चार्ज इनटू ई सेल। समझा क्या, पक्का। ये 2 मोल पे चार्ज है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 1 मोल से, अपन को 1 मोल से ही चेक करना रहेगा। तो ये इसका जो पोटेंशियल होता है, ये जो मैं बता रहा हूं इसके स्टैंडर्ड कंडीशन में जो पोटेंशियल होता है वो 1.1 वोल्ट होता है। आप इसकी वैल्यू रख दीजिए 96500 इंटू 1.1, ये आ गई आपकी, ये इतना वर्क होगा, इतनी एनर्जी ये डैनियल सेल हमें दे सकती है। समझ में आया। तो ये मैंने इसके लिए निकाला। अब मैं जनरल फॉर्मूला लिखूंगा, जनरल मतलब जो आप किसी के लिए भी लगा सकते हो। तो ये जो फॉर्मूला है इसी को मैं थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूं, वर्क डन निकालना है हमें, तो अपन ऐसे करेंगे एन एफ ई सेल। ये कैसे आया, तो देखो भाई ये एन है ना, ये एन बदल सकता है। किसी सेल से 1 मोल से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, किसी से 1 मोल से 1 मोल ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, किसी से 1 मोल से 3 मोल इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो ये सेल टू सेल डिपेंड करेगा। तो ये जो 2 था ना, ये तो बस इस डैनियल सेल के लिए है। कोई दूसरी सेल रहेगी उसके लिए जो भी एन रहेगा, ये एन कैसे पता चलेगा आपको, है ना, वो ऐसे लिखनी पड़ेगी, रिएक्शन ऐसे लिख के देखनी पड़ेगी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये एन यहां से आता है, ये आपको है ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन लिख के देखनी पड़ती है, वहां से एन पता चलता है। ठीक है, तो इसकी मदद से हम किसी भी सेल से कितना वर्क होता है ये पता कर सकते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, हम है ना ये वर्क के बारे में है ना फिजिक्स में बात करते हैं, वर्क फोर्स वगैरह, हम केमिस्ट्री में एनर्जी में चलते हैं। और कभी भी हमें वर्क बताना होता है कि कितना काम हो सकता है, तो एक एनर्जी होती है, उसमें हम बात करते हैं, उसको बोलते हैं गिव्स फ्री एनर्जी। और आज का लेक्चर आपने हेडिंग भी देखी होगी, उसी के ऊपर था, गिव्स फ्री एनर्जी। तो गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है, तो गिव्स फ्री एनर्जी, जैसे गिव्स फ्री एनर्जी होती है कि मैं कितना काम कर सकता हूं। इसका एक एग्जांपल देता हूं, छोटा सा सिंपल सा। मान लो मैं हूं और मैंने सुबह से लेकर शाम तक काम किया, तो शाम को मैं आके घर पे आया तो मैं थक गया, तो मैं बोलूंगा अब मेरे पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, अब मैं कोई और काम नहीं कर सकता। तो क्या मेरी एनर्जी जीरो हो गई क्या? मेरी एनर्जी जीरो नहीं हुई, मेरी काम करने वाली एनर्जी जीरो हो गई। तो जो काम करने वाली एनर्जी होती है, जिस एनर्जी को हम काम में कर ढाल सकते हैं, जिससे हम काम कर सकते हैं, उसको बोलते हैं गिव्स फ्री एनर्जी। ऐसे समझो हमारे पास 100 जूल एनर्जी है, लेकिन 100 जूल से सारी से हम काम नहीं कर सकते। 100 में से कुछ जूल एनर्जी अपने पास रहती है और उसमें से कुछ जूल एनर्जी काम में कन्वर्ट होती है। तो जो एनर्जी काम में कन्वर्ट होती है उसको बोला जाता है गिव्स फ्री एनर्जी, जिससे काम हो सकता है। ठीक है, तो ये जो सेल है ये वर्क कर रही है, तो ये वर्क कहां से करेगी? इसकी गिव्स फ्री एनर्जी से। ठीक है, तो गिव्स फ्री एनर्जी में हम बात करते हैं, वर्क में बात नहीं करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो गिव्स फ्री एनर्जी पे चलते हैं, वो निकालना है, तो वो निकालना आसान है यार। तो गिव्स फ्री एनर्जी, जो गिव्स फ्री एनर्जी है उसको हम डेल्टा जी से दिखाएंगे। जब आप काम करोगे तो गिव्स फ्री एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? आपने काम किया, वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर हम काम करेंगे, अगर मान लो मेरे पास 100 जूल गिव्स फ्री एनर्जी थी और मैंने काम किया, तो मेरी एनर्जी अब 100 जूल थोड़ी ना रहेगी, कम हो जाएगी।
100 में से 80 70 कुछ कम होगी, है ना। तो जो ये चेंज आएगा गैस फ्री एनर्जी का, ये नेगेटिव में आएगा। समझ में आया, ये नेगेटिव रहेगी। तो जितना भी मैं काम करूंगा वो नेगेटिव ऑफ वर्क रहेगा। जैसे मैंने 10 जूल काम कर दिया तो मेरी एनर्जी पहले 100 जूल थी, अब कितनी हो गई, अब कितनी हो गई बोलो। पहले मेरे पास 100 जूल एनर्जी थी और मैंने 10 जूल काम किया तो मेरे पास एनर्जी कितनी रहेगी 90। अब मैं डेल्टा जी निकालूंगा तो कैसे, कितना आएगा डेल्टा जी, 10 जूल मैंने काम किया, ये वर्क किया, तो मेरी एनर्जी कितनी है, मेरी गैस फ्री एनर्जी में कितना चेंज आया, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो 90 माइनस 100 तो कितना आया -10 का। तो मैं यही तो लिख रहा हूं, इसी चीज को तो लिख रहा हूं कि मेरी गैस फ्री एनर्जी कितने से चेंज होगी, जितना मैं वर्क करूंगा उतने से नेगेटिव हो जाएगी। अगर मैं 20 जूल काम करता तो मेरी गैस फ्री एनर्जी में कितना चेंज आता, -20 का। माइनस ये बता रहा है कि जब हमारा काम होता है तो गैस फ्री एनर्जी डिक्रीज करती है। सही है। तो अगर आपको कभी भी गैस फ्री एनर्जी निकालनी है, डेल्टा जी निकालना है, तो आप वर्क का फॉर्मूला लगाइए। वर्क का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, Q इंटू वी वाला नहीं, ये जो अपनी सेल वाला जो अभी अपन ने ड्राइव किया था, तो वो फॉर्मूला था माइनस ऐसे लगा दिया। वर्क का फॉर्मूला था N, ये हमें बताएगा कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एक मोल से, F और E सेल। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना, इसको बोलते हैं गैस फ्री एनर्जी चेंज। तो किसी भी सेल में कितना काम हो सकता है वो हम यहां से पता करते हैं। कोई भी सेल है मैक्सिमम कितना वर्क कर सकती है, यहां से पता चलता है गैस फ्री एनर्जी से। अब इस फॉर्मूले को मैं आपको अप्लाई करना सिखाऊंगा। अब मैंने सिखा तो दिया, ये आया कहां से और इसका यूज क्या है। अब हमें तो नीट और जेई का एग्जाम देना है, तो नीट और जेई का एग्जाम देना है तो उसमें हमें कैसे इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, तो 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं। चलिए, ये पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अगर आप कभी भी क्वेश्चन करना चाहते हो तो पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। डायरेक्ट ये नहीं कि उठाया फॉर्मूला रखा और जो जो चीजें चाहिए वहां से उठा के रखी। पहले क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए और फिर उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आपको मैं कुछ सेकंड दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ साथ पढ़ रहा हूं, तो आपको दिख तो रहा होगा, आई होप आपको दिख रहा होगा। अगली बार मैं कोशिश करूंगा इससे थोड़े से बड़े मतलब टेक्स्ट में मैं इसको टाइप करवाऊं। तो क्या कह रही है, फॉर द सेल रिएक्शन, एक रिएक्शन दी जा रही है आपको। रिएक्शन की क्या दी जा रही है, Fe+3 है और उसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, I- के साथ, और Fe+2 I2 बन रहा है। ठीक है, तो Fe+3 से क्या बन रहा है, Fe+2। तो इसका है ना क्या हो रहा है, मैं एक बार देखो आपको दिख रहा है क्या, आई होप आपको दिखेगा। तो इसमें ना इसका रिडक्शन हो रहा है और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ई नोट सेल इस सेल का दिया जा रहा है, ये ई नोट सेल दे रखा है स्टैंडर्ड कंडीशन में, इसलिए ई नोट सेल बोल रहा है, वो दिया है। आपसे पूछ रहा है स्टैंडर्ड गैस फ्री एनर्जी ऑफ द सेल रिएक्शन, इसलिए जो रिएक्शन दी जा रही है इसका डेल्टा जी बता दो स्टैंडर्ड कंडीशन में, इसलिए स्टैंडर्ड गैस फ्री एनर्जी बोल रहा है। इसका फैराडे कांस्टेंट इसने दिया है 96,500, इसको यूज करना है। तो चलिए करें, कैसे करेंगे देखो, इसमें भी इसने क्या बोला है, पर मोल के हिसाब से, हमें ना 1 मोल के हिसाब से निकालते हैं। तो अपना फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला, डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFE। तो स्टैंडर्ड कंडीशन है इसलिए ऊपर नॉट लगा देंगे। अब देखो, ये तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, दिया है ये तो 0.24, F की वैल्यू ये भी दे रखी है। बस इसमें जो गेम होता है ना डेल्टा जी वाले क्वेश्चनों में, N को निकालने का गेम होता है। N कैसे निकलेगा, तो N निकालना मैं सिखा रहा हूं, बाकी आपको रख देना है। ठीक है, तो चलिए N कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। तो देखो, ये जो रिएक्शन है ना, इसको है ना तोड़ के लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको N समझेगा। तो हम इसको तोड़ के लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, Fe+3 है, Fe+3 से क्या बन रहा है, Fe+2, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दो और ये बन गया Fe+2। तो 1 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है। अगर 1 मोल लेंगे तो 1 मोल ही इलेक्ट्रॉन यूज होगा, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ। एक रिएक्शन लिख के नहीं पता चलेगा, N गड़बड़ हो जाएगी, दोनों लिखनी पड़ेंगी। तो दोनों कैसे लिखेंगे, I- से क्या बन रहा है, I- से I2 बन रहा है। तो पहले तो इसको बैलेंस करो, 2I, ठीक है, और यहां पे ना रिडक्शन होगा तो यहां पे ऑक्सीडेशन होगा। तो इसके -1 से 0 पे आया है, तो 1 I के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 2 I है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे निकलेंगे। दिख रहा है आपको,
सही है। अब देखो, जब भी हम सेल रिएक्शन लिखते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स है ना बराबर होने चाहिए। बराबर क्यों होने चाहिए? क्योंकि भाई एक जगह से अगर इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो दूसरी जगह भी उतने ही जाएंगे, बीच में गायब नहीं हो जाएंगे। अब देखो, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसका ये गलत हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये कहना चाह रहा है Fe+3 को एक इलेक्ट्रॉन मिला, I- से कितने निकले? 2 निकले। यहां से 2 निकले, वहां एक ही पहुंचा, एक कहां गया? गायब हो गया है, कहीं कहीं गायब नहीं होता। तो जितने इलेक्ट्रॉन यहां से निकलते हैं, जब ऑक्सीडेशन में जितने होते हैं, रिडक्शन में भी उतने ही जाने हैं। तो अपन को इसको चेंज करना है। चेंज करना है मतलब इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके सेम कर देना इलेक्ट्रॉन। तो हम इसको है ना पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर हमारी रिएक्शन यही बन जाएगी, इलेक्ट्रॉन उसमें कैंसिल हो जाएंगे। अब यहां से पता चल रहा है कि आपके n कितना है, तो ये n है आपका, कितना है? 2। दोनों को जब बराबर करके हम n निकालते हैं तो यहां पे n कितना हो गया आपका? 2। F आपका 96,500 और E नोट सेल 0.24। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे और डेल्टा जी निकालोगे। इन दोनों में से कोई एक आएगा, ए और बी में से, क्योंकि मुझे तो ये पता लग रहा है माइनस में आएगा। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना। मैं आपको मैथ सिखाने नहीं आया हूं यार, मैं केमिस्ट्री सिखाने आया हूं। तो आप मल्टीप्लाई आप इसको अपने आप कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आप इस क्वेश्चन को कीजिए, तब तक मैं पानी पीता हूं। जल्दी कीजिए, रीड कीजिए जल्दी से। रीड कर लिया? तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? कैलकुलेट डेल्टा जी नोट। सेम डेल्टा जी नोट पूछा है और इसमें एक रिएक्शन दे दी अपन को, ये रही अपनी रिएक्शन। ठीक है, इसमें अपन को ई नोट सेल नहीं दिया, इसमें क्या दिया? ई नोट Cr+3 से Cr का, ई नोट Cd+3 से Cd का, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल दे दी दोनों के। और आपसे पूछा है इस सेल का डेल्टा जी नोट निकालो। तो इसमें एक स्टेप बढ़ गया है बस, और कुछ नहीं है। देखो अपन को डेल्टा जी नोट निकालना है इस रिएक्शन का, तो अपन फॉर्मूला लगाएंगे -NF ई नोट सेल। देखो तो F तो पता ही है 96,500। अपन को ये दो चीज निकालनी पड़ेगी, N और ई नोट सेल। तो बोलो क्या निकाले? पहले ई नोट सेल निकालते हैं, है ना। ई नोट सेल मैं पहले भी निकालना आपको बता चुका हूं, एक बार दोबारा बता देता हूं, क्या ही दिक्कत है, अपने ही बच्चे हो आप, है ना। तो ई नोट सेल एक बार दोबारा देखिए। तो ई नोट सेल का जो मैं फॉर्मूला यूज करता हूं, आपकी एनसीईआरटी आपके दूसरे टीचर दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं, मैं हूं क्या, यहीं पे हूं मैं। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ई नोट ऑक्सीडेशन प्लस ई नोट रिडक्शन। ठीक है, यही है जन्मदाता, यही जो भी फॉर्मूले एनसीईआरटी में हैं आपके टीचर यूज करते हैं वो सारे यहीं से निकले हुए हैं। तो इसका यूज करेंगे हम, मैं तो जो बेसिक फॉर्मूला होता है उसी का यूज करता हूं। तो ई नोट ऑक्सीडेशन लिखना है हमें और रिडक्शन लिखना है। तो पहले ये देखना पड़ेगा ऑक्सीडेशन किसका हुआ और रिडक्शन किसका हुआ। तो देखो Cr है ना, Cr से क्या बना? Cr+3। तो इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन जिसका हुआ है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है। तो Cr+3 से Cr का दिया जा रहा है, लेकिन ये रिडक्शन पोटेंशियल है, हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए। तो आपको पता है जितना रिडक्शन पोटेंशियल होता है उतना ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, बस माइनस लगा देना है वहां पे। तो ये 0.74 हो जाएगा, क्योंकि यहां पे माइनस दे रखा तो हमने प्लस कर दिया। और रिडक्शन किसका हो रहा है? Cd+ से Cd का, इसका रिडक्शन हुआ और इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया जा रहा है, तो उसको हम डायरेक्ट यूज कर देंगे 0.49। ये आपको दिख रहा है? यस, इसकी वैल्यू जो भी आएगी हम कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेशन का काम आपका है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये तो निकाल दिया हमने ई नोट सेल, अब निकालना है एन। तो एन कैसे निकलेगा? तो आपको बताया है रिएक्शन लिखनी पड़ेगी अपन को। तो चलिए रिएक्शन लिखते हैं और रिएक्शन को यहां पे लिखते हैं। तो रिएक्शन में क्या दिया जा रहा है? अपना ऑक्सीडेशन Cr का हो रहा है, तो हम ऐसे लिखेंगे Cr से क्या बना? Cr+3 दिख रहा है आपको? यस। और यहां से कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। और उस तरफ Cd है, तो Cd क्या है? Cd+2 है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन खाए और बन गए Cd। गेम यहां पे वही फंस गया है क्या? यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, अपन को बराबर करने हैं। तो बराबर करेंगे तो इस पूरी इक्वेशन को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे यार? बोलो बोलो, 2 से। इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, ये 2 ये 2
और ये बन जाएगा 6। और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 3, ये 6 और ये 3, और अब ऐड कर देंगे। अब आपको n पता लग गया, तो n आ गया आपका, दोनों जगह इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए। कितना आया n? 6। तो इस क्वेश्चन में आपको n कितना लेना है? 6 लेना है। -6, f की वैल्यू 96,500 और E नोट की वैल्यू यहां से आप लिख दोगे E नोट सेल की वैल्यू और उसको आप सॉल्व करोगे। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, तो चलिए, आई होप आपको ये जो फॉर्मूला है अपना डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू -NFE नोट, इसको यूज करना आ रहा होगा, है ना। तो अगला एक और क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। आप देखिए इस क्वेश्चन को। ई नोट फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन दी जा रही है और इसका है ना आपको क्या दिया जा रहा है, इस रिएक्शन का है ना आपको ई नोट दिया जा रहा है -0.35 वोल्ट। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है द गिवन सेल रिएक्शन इज फिजिबल, नॉट फिजिबल, इन इक्विलिब्रियम, कैन नॉट से एनीथिंग। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये डेल्टा जी है ना, डेल्टा जी थर्मोडायनेमिक्स में आया था पहली बार। तो जब थर्मोडायनेमिक्स में आता है ये, तो आपको है ना ये फिजिबिलिटी के बारे में बताता है कि ये चीज होगी या नहीं होगी। डेल्टा जी से हमें पता चलता है। तो क्या पता चलता है, तो एक बार उसको हम यहां पे लिखेंगे भी। तो एक चीज है डेल्टा जी अगर 0 होता है तो रिएक्शन या कोई भी प्रोसेस है वो इक्विलिब्रियम में होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। इक्विलिब्रियम, 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 इक्विलिब्रियम। और डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव होती है, नेगेटिव आए, तो इसका मतलब होता है प्रोसेस है ना वो स्पॉन्टेनियस है, फिजिबल है। हम बोलेंगे फिजिबल। मैं स्पॉन्टेनियस लिखना ज्यादा पसंद करता हूं। स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप हो जाएगा। अगर डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब हो रहा है कि काम हो रहा है, सेल अपने आप काम कर रही है, प्रोसेस में आपकी जरूरत नहीं है, अपने आप हो रहा है, वो स्पॉन्टेनियस है, फिजिबल है, हो रहा है, काम हो रहा है, इसलिए तो डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है। स्पॉन्टेनियस या हम बोलेंगे फिजिबल। स्पेलिंग देख लेना यार, इंग्लिश और मैथ सिखाने नहीं आया हूं, आपको केमिस्ट्री सिखाने आया हूं यहां पे। और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉट फिजिबल, तो ये प्रोसेस होगा नहीं। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब सेल अपने आप काम नहीं कर रही है, आप उसके ऊपर काम कर रहे होंगे, आप सेल के अंदर काम कर रहे होंगे, सेल काम नहीं कर रही है, आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा है, प्रोसेस अपने आप नहीं हो रहा है, जो भी करा रहे हो आप वहां पे लगे पड़े हो, आप बाहर से कुछ कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसी के ऊपर है। आपसे पूछा जा रहा है गिवन सेल रिएक्शन इज, देखो अपना फॉर्मूला तो वही है, डेल्टा जी का बस साइन निकालना है, इसमें कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं करनी है। -NF E0 सेल। अब देखो अगर E0 सेल अगर आपका पॉजिटिव आएगा तो डेल्टा जी नेगेटिव बनेगा, मतलब वो सेल अपने आप काम करेगी। अगर E0 सेल नेगेटिव आ रहा है मतलब ये सेल है ना आपकी काम नहीं करेगी, आपने बना तो दी, ये काम नहीं करेगी। डेल्टा जी का एक और ये फायदा है, डेल्टा जी के दो फायदे। पहला फायदा आपको ये बताएगा कि ये जो बैटरी है आपका पावर बैंक है, ये कितनी एनर्जी आपको दे सकता है। दूसरा फायदा, अगर आप कोई सेल बनाना चाह रहे हो, आप रिसर्च करने गए, आप ये देखना चाहते हो मेरी सेल काम करेगी या नहीं करेगी, थ्योरेटिकली चेक करना चाहते हो, एक्सपेरिमेंट तो बाद में करोगे। रियल साइंटिस्ट वही होते हैं जो नोटबुक में देख के ही सारी चीज बता देते हैं, प्रेडिक्ट कर देते हैं क्या होने वाला है। जैसे कि अपने आइंस्टाइन थे, उन्होंने यहां बैठे बैठे बता दिया था कि वहां पे एक ब्लैक होल है ना, उसके बारे में प्रेडिक्शन करती थी। रियल साइंटिस्ट वही होता है, रियल रिसर्चर वही होते हैं। तो हमें अगर रिसर्च करना है, हमें कोई सेल बनाई और हम ये पता करना चाहते हैं मेरी सेल काम करेगी या नहीं करेगी, एक्सपेरिमेंट करने से पहले तो आप बस उसका डेल्टा जी निकालिए। डेल्टा जी जब आप निकालोगे और E0 सेल अगर आपका पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, आपकी सेल काम करेगी, अपने आप होगा प्रोसेस। अगर E0 सेल आपका जैसे इस वाले केस में नेगेटिव आ गया तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, सेल काम नहीं करेगी। तो इस वाले केस में डेल्टा जी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा तो सेल काम नहीं करेगी, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है, ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉट फिजिबल। आई होप आपको क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस लेक्चर में, आपको समझ में आया होगा गिब्स फ्री एनर्जी चीज क्या है, आपको समझ में आया होगा किसी भी बैटरी
या किसी पावर बैंक की एनर्जी को कैसे हम मेजर करें। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और आप मुझे तो सब लोग जानते ही होंगे। मेरा नाम याद है आप सभी को? मेरा नाम क्या है बताइए? हु एम आई? मैं कौन हूं? वियर्ड केमिस्ट। यस, मेरा नाम याद रखना, ऐसे ही प्यार बनाए रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।